हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। स्टेट ऑफ अफेयर्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी कि यूएसए आज किन चैलेंजेस से जूझ रहा है। जियोपॉलिटिकली कौन कौन सी चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज के साथ में। ये आपका क्विज है, 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आराम से क्लास के लास्ट में एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस कोशिश ये करना है कि हर चीज़ को ध्यान से सुनो ताकि ये क्विज जो है आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। मैं आपके साथ ग्रामर के, वोकैब के पॉइंटर्स को शेयर करता जाऊंगा अलॉन्ग विद द आर्टिकल। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखिए अफेयर्स का मतलब है मामले, है ना, इश्यूज। और स्टेट का मतलब होता है करंट सिचुएशन यानी कि अवस्था। कह रहे जी अलग अलग इश्यूज की करंट स्टेटस क्या है, हाल में स्टेट क्या है। यूएस के सामने बहुत सारे इश्यूज होंगे, बहुत सारी चुनौतियां होंगी। हर चुनौती की करंट स्टेटस आपको इस आर्टिकल में बताया गया है। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात आपसे करेगा। चलिए अब देखें स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। अमेरिका में अलग अलग मामलों की क्या अवस्था है। कह रहे जी यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडेन नोस ही मस्ट फोकस ऑन बोथ द यूएस इकॉनमी एंड ग्लोबल चैलेंजेस। कह रहे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जिनका नाम है, वो ये जानते हैं अच्छे से, ही नोस। और क्या जानते हैं वो, कि उनको फोकस करना पड़ेगा। ही मस्ट फोकस, उनको सारा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और किस चीज़ पे? 2 चीज़ों पे ऑन लगा के बता रहे हैं। कह रहे दोनों ही चीज़ें हैं, द यूएस की इकॉनमी और ग्लोबल चैलेंजेस, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और वैश्विक चुनौतियां। तो घर में और बाहर में दोनों तरफ उनको जूझना पड़ेगा। अमेरिका हर तरफ से आज परेशान है। बाइडेन सब्जेक्ट है आपका, नोज इसकी वर्ब है, ही आया बाइडेन के लिए, मस्ट फोकस इसकी वर्ब है। फोकस का मतलब, कंसंट्रेट का मतलब किसी चीज़ पे सारा ध्यान केंद्रित करना, सारा ध्यान लगाना। इन दोनों वर्ड्स के बाद में ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है। ठीक है, फोकस एट नहीं लिखा जाएगा, फोकस ऑन लिखा जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है, बच्चों वाला है लेकिन फिर भी आपसे शेयर करेंगे। पहले तो बताओ यूएस प्रेसिडेंट के आगे, यूएस प्रेसिडेंट के आगे द क्यों नहीं लगाया गया? द यूएस प्रेसिडेंट ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, द इंडियन प्रेसिडेंट, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। देखो हर बड़े ओहदे के आगे द लगाया जाता है, लेकिन इस केस में द नहीं लगाया गया। और इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। जब भी किसी ओहदे के आगे उसका नाम भी आ जाए, जो आदमी उस ओहदे पे बैठा है, तो नाम आने की वजह से द को निकाल दिया जाता है। सिंपल, आ गया समझ में? अगर यूएस प्रेसिडेंट अकेले लिखा होता तो द लगता। अगर यहाँ पे जो बाइडेन ना लिखा होता, यूएस प्रेसिडेंट का नाम ना लिखा होता, तो फिर द लगाया जाता। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन का नाम आ गया ना, अब इस द को निकाल दिया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, डेजिग्नेशन प्लस में नेम वाले को। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आज पहली बार नहीं करवाया, कम से कम 50 बार हो चुका है ये पिछले साल में, 2022 में। लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो हैं, आप ही लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे सर प्रेसिडेंट के आगे द नहीं लगा, कल की क्लास में लिखेंगे या परसों की क्लास में। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग क्लासेस में रेगुलर नहीं हैं। और अगर रेगुलर नहीं हो ना, तो फिर ये जो कंपटीशन वाला गेम खेल रहे हो, मतलब इस गेम को आप खेल ही नहीं पा रहे हो ठीक से, है ना। तो क्लासेस में रेगुलर रहो, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ज़रूरी नहीं आप मुझसे ही पढ़ो, कोई भी टीचर जो आपको समझ में आता हो, अपने क्लासेस को उसके साथ में रेगुलर रखो। बिना रेगुलरिटी बनाए कंपटीशन की इंग्लिश नहीं हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको समझा देता हूँ। ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ पाएँ। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी के वक्त मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत होती है, तो मैं आप सभी को रिफ़र करूँगा, सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक का ईयरली मॉक टेस्ट पास। सेल इस पर एक्टिव हो चुकी है 8 से 10 फरवरी के बीच। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास आपको मिल रहा है 269 रुपये में। अब इस मॉक टेस्ट पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ऐसे सभी एग्जाम्स के तकरीबन 63,000 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो अलग अलग पास नहीं लेना है, एक ही पास में सभी एग्जाम्स कवर्ड हैं। और सभी टेस्ट अपलोड होते हैं नए पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एमटीएस के नए पैटर्न के 400 मॉक टेस्ट, 400 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी पास में आ चुके हैं। सभी टेस्ट बाइलिंगुअल हैं, आप दोनों ही भाषाओं में ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। फ़ायदा लेने के लिए सेल का आप जाएं कमेंट सेक्शन में, वहाँ रखा हुआ लिंक टेक्स्ट बुक का, उस पर क्लिक करें। 1 ईयर पास आपको दिखाएगा 299 का विद 63,000 मॉक टेस्ट। अब इस पर भी अलग से डिस्काउंट लेना, कोड लगाना अप्लाई करके YT10,
जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 का पास आपको मिलेगा कितने में, 269 में। अगर पास की ज़रूरत थी तो दिस इज़ द राइट टाइम, सेल के चलते ही पास का बेनिफिट लें। चलिए आज का वर्ड है पहला आर्टिकुलेट। ये एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। वर्ब फॉर्म में आर्टिकुलेट का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, अपने अंदाज में, अपने मीनिंग में और अपने एक्सप्रेशन में। आर्टिकुलेट होती है स्पीच, आर्टिकुलेट होती है स्टेटमेंट। कोई भी ऐसी बात जो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो, उसका मीनिंग भी अच्छे से निकल रहा हो, वो बात होगी आर्टिकुलेट, है ना। समझ में आई बात। और आर्टिकुलेट एक वर्ब भी है। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत साफ सुथरे तरीके से बताना, सबके सामने रखना। फॉर एग्जाम्पल बना करके देखते हैं एक सेंटेंस। द सेल्समैन आर्टिकुलेटेड द फीचर्स ऑफ द न्यू कार टू द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। जो सेल्समैन था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया, आर्टिकुलेट किया फीचर्स को नई कार के प्रोस्पेक्टिव बायर्स के सामने। ऐसे बायर्स, ऐसे खरीदार जो प्रोस्पेक्टिव थे, जो संभावित थे, जो शोरूम में चल के आए थे कार को खरीदने के लिए, तो उनको बड़े अच्छे तरीके से उसने समझाया। तो कोई भी चीज़ जब कोई आपको अच्छे से समझाए तो वो बंदा आपको उस चीज़ को आर्टिकुलेट कर रहा होता है, स्टेट कर रहा होता है क्लियरली। तो ये वर्ड समझ में आ गया ना। अब देखो साफ साफ बोलने के लिए 2-3 वर्ड्स और भी अच्छे अच्छे अपने पास, इलोक्वेंट, स्पेल आउट और इनंसिएट। इनंसिएट आज आर्टिकुलेट नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। इनंसिएट को जरूर याद रखना, साफ साफ किसी चीज़ को बोलने के लिए यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब है बड़े बोल। कैसे बोल, बड़े बोल। टॉक दैट लुक्स हाई फाई बट टर्न्स आउट एम्प्टी। ऐसे बोल जो बड़े तो दिखते हैं दिखाई देने में, लेकिन निकल करके आते हैं खाली, उनमें से कुछ निकलता नहीं है। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज्ड सो फार। बावजूद रिटोरिक के, बावजूद बड़े बोलों के, रिफॉर्म्स को लेकर के, बड़ी बड़ी बातों के, बहुत ही कम चीज़ें बदली हैं अभी तक। लिटिल हैज़ चेंज सो फार। लिटिल का मतलब है यहाँ पे ना के बराबर, तो कुछ भी नहीं बदला है अभी तक, या ना के बराबर ही बदला है सो फार। ये ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्नीलोक्वेंस, बोल्डर डैश और एम्बेलिशमेंट सभी के सभी बड़े बोल के सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड्स को थोड़ा ध्यान देना, बोल्डर डैश, एम्बेलिशमेंट को। चलो आओ नेक्स्ट वर्ड पे। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे। ले बेयर, 3 दिन पहले ये वर्ड आया था। ले का मतलब है रख देना, किसी चीज़ को लिटा देना, और बेयर का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स, विदाउट कवरिंग। अगर किसी चीज़ को आप सबके सामने रख रहे हो बिना किसी कवर के, बिना किसी, समझ गए ना, तो मतलब क्या है, उस चीज़ को आप एक्सपोज कर रहे हो, रिवील कर रहे हो, सबके सामने उसका खुलासा कर रहे हो, भंडाफोड़ कर रहे हो। द पैंडमिक हैज़ लेड बेयर द पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैनी नेशंस। पैंडमिक ने ले बेयर कर दिया है, पैंडमिक ने सबके सामने बिना कपड़ों के रख दिया है। और किसको रख दिया है, बहुत ही खराब अवस्था को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे देशों के, मैनी नेशंस के। तो ले बेयर करना, किसी चीज़ को सबके सामने एक्सपोज या रिवील करना। अब ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आज आप देखेंगे। एक और वर्ड है डिसाइसिव। डिसाइसिव वर्ड बना डिसीजन से। डिसीजन का मतलब होता है फैसला, डिसाइसिव का मतलब होता है फैसला लाने वाला, निर्णायक, निर्णय को बनाने वाला। कंक्लूसिव, फेटफुल, मोमेंटस, क्रिटिकल सभी इसके सिनोनिम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 5 मैच की सीरीज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। तो 4 मैचेस में क्या हुआ, 2 मैच में इंडिया जीत गया और 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अब ये जो 5वां मैच है ना, ये होगा डिसाइसिव या कंक्लूसिव मैच। इसी मैच से पता लगेगा कि सीरीज का विनर कौन है। आ रही है बात समझ में। डिसाइसिव, द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ डिसाइसिव एक्शन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार को एक निर्णायक एक्शन लेना होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ऐसा एक्शन लेना होगा जिससे कुछ डिसीजन निकले, है ना। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलिए लास्ट वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड वर्ड को आपने जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर देखा होगा, घर में भी होता है, जिसमें चीज़ों को पीसा जाता है ना। मसाले वसाले पीसती हैं लेडीज़। अब उसमें चीनी डालोगे तो चीनी का चूरा कर देगा, अब उसमें अनाज डालोगे तो अनाज का जो है गेहूं का चूरा कर देगा। कोई भी चीज़ उसमें डालो उसका चूरा निकल जाता है, यानी कि वो एक तरह की चक्की होती है, ठीक है। अब इसी से ग्राइंड नाम का वर्ड बनाया हमने नाउन फॉर्म में, रोज़मर्रा की चक्की। आपका रोज़ का मोनोटोनस रूटीन का जो शेड्यूल है, जो हार्ड शेड्यूल है, आप सुबह 7 बजे उठते हो, फिर आप 10 बजे तक रेडी होकर के पढ़ाई वढ़ाई करते हो, है ना, फिर आप लाइब्रेरी जाते हो, फिर कुछ और करते हो, फिर घर के काम करते हो, फिर रात तक पढ़ते हो और फिर 6 घंटे की नींद लेते हो, 8 घंटे की नींद लेते हो। तो ये एक ऐसा शेड्यूल है जो हार्ड है, मोनोटोनस है, रोज़ एक जैसा है, और इसको जो है रोज़ फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, चक्की चलाने जैसा है। ऐसे ही शेड्यूल को अंग्रेजी में बोला जाता है ग्राइंड, है ना। मेहनत वाले काम को ग्राइंड बोला जाता है। इसको चोर या ड्रजरी भी बोल सकते हैं। फॉर सम पीपल एजुकेशन इज अ टूल ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट।
एंड फॉर अदर्स अ ग्राइंड। कुछ लोगों के लिए शिक्षा अपने आप को मजबूत बनाने का जरिया है और कुछ दूसरे लोगों के लिए शिक्षा एक चक्की है जो रोज उनको पीसनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, स्कूल जाना चक्की चलाने जैसा लगता है उनको। समझ में आ गई बात? तो ग्राइंड का मतलब है बहुत ही मुश्किल काम जो करने का आपका मन ना करे रोजमर्रा का। चलिए 4-5 चीज़ें हो गई हैं ये। अब आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से एक समरी आपको देंगे किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की 4 ईयर्स की टर्म्स में से 2 साल उन्होंने कर लिए हैं पूरे। 2020 में आए थे, अब आ गया 2023। अब 2 साल इनके और बाकी बचे हैं। इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कांग्रेस में स्पीच दिया और उसमें बताया कि 2 साल में क्या क्या अच्छे काम इन्होंने किए और क्या क्या चुनौतियां यूएस के सामने खड़ी हैं। तो हमारे आर्टिकल में इस चीज़ को एनालाइज किया गया है, इनके स्पीच को एनालाइज किया गया है और जो चुनौतियां ये देख नहीं पा रहे हैं उसके बारे में भी इनको बताया गया है। लास्ट में कुछ सजेशन दिए गए हैं अमेरिका को, खास करके प्रेसिडेंट जो बाइडन को अगले 2 सालों के अंदर किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आज की टोन कैसी है? जो बाइडन के स्पीच को एनालाइज करने वाली है तो एनालिटिकल टोन है, साथ ही जो बाइडन के लिए कुछ संदेशा है, कुछ मैसेज है तो सजेस्टिंग टोन है। एनालिटिकल और सजेस्टिंग आज की टोन्स बनेंगी। शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। चलिए, कह रहा है जी, इन हिज सेकेंड स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ट्राइड टू आर्टिकुलेट सेवरल मैसेजेस अंडर वन बिग थीम। कह रहा है जी अपने दूसरे स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में। अब ये स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस क्या होता है? एड्रेस का मतलब है स्पीच, संबोधन, और स्टेट ऑफ द यूनियन यहाँ पे एक स्पेशल एड्रेस होता है अमेरिका में जो वहाँ पे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट खड़ा होकर के देता है साल के अंत में, है ना, ऐसा समझ लो, या नए साल की शुरुआत पे। तो कह रहा है जी अपने दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस के अंदर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन जिनका नाम है, इन्होंने की कोशिश, इन्होंने किया ट्राई। और क्या ट्राई किया भाई? टू लगा के बता रहा है, बेस फॉर्म लगा करके। कह रहा है जी टू आर्टिकुलेट करने का, साफ साफ बताने का, एकदम क्लियर वर्ड्स में एक्सप्रेस करने का। और ये क्या एक्सप्रेस करना था? बहुत सारे संदेशों को, बहुत सारे मैसेजेस को। और कैसे किया इसने आर्टिकुलेट? एक बिग थीम के अंडर में किया, एक बड़ी थीम के हिसाब से किया। तो ऐसा किया इन्होंने यहाँ पे खड़े हुए स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में और अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ों को एक बड़ी थीम के अंडर में साफ साफ तरीके से समझाया। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? यहाँ पे लगा दिए इसने डैश। कह रहा है हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कमिटेड टू रीबिल्डिंग अमेरिकाज इकॉनमी वाइल स्टैंडिंग अप टू इट्स चैलेंजेस अब्रॉड। तो ये सारा मैसेज था इसका कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो कमिटेड टू है, वो इस चीज़ को लेकर वचनबद्ध है, इस चीज़ को लेकर के उसने अपना मतलब उसका वादा है ये, और ये वचन है उसका कि वो रिबिल्ड करेगा, फिर से बनाएगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को। और ये सब काम कैसे होगा? जबकि वो स्टैंड अप टू कर रहा होगा, सामने खड़ा होगा, चुनौती दे रहा होगा अमेरिका के चैलेंजेस को, चुनौतियों को जो अमेरिका से बाहर हैं, एब्रोड है। आई बात समझ में? तो ये इनके बहुत सारे मैसेजेस थे, जिन मेन थीम उनकी यही थी कि हम घर में तो इकॉनमी को बिल्ड करेंगे, अर्थव्यवस्था में जो खराब चीज़ें उनको सही करेंगे, और जो एब्रॉड में चैलेंजेस हैं, रशिया के, चाइना के, ईरान के, इन सभी चैलेंजेस के सामने स्टैंड अप टू करेंगे, इनको हम फेस करेंगे। सेंटेंस समझ में आ गया ना? अब सभी वर्ड्स को देख लेंगे और स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है जी? जो बाइडन की वर्ब है ट्राइड, एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है वॉज कमिटेड टू। अब सवाल आपसे यही पूछ लेते हैं, कमिटेड टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लगी हुई है? क्या रीजन है भाई? टू रिबिल्ड क्यों नहीं लिखा हुआ? टू रिबिल्डिंग क्यों लिखा हुआ है? कोशिश करो एक बार बताने की, मैं समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट बहुत बार हो चुका है ना। स्टैंड अप टू करना, किसी चीज़ के सामने खड़े होकर के उसको चैलेंज करना। स्टैंड करना, अप टू यानी कि सामने। जब सामने खड़े हो जाते हो किसी चीज़ के, उसको चैलेंज करते हो, फेस करते हो, उससे भागते नहीं हो, तब आप उसको स्टैंड अप टू करते हो। ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को याद रखना है। आर्टिकुलेट आप समझ ही गए हैं, साफ साफ चीज़ों को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इनंसिएट इसका एक एडवांस्ड सिनोनिम है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको करवाता हूँ, एब्रोड वाला, नया कॉन्सेप्ट है, शायद आज पहली बार हो रहा है क्लास में। ये एब्रोड जो वर्ड है ना, एक एडवर्बियल जो है वर्ड है ये, और ये वर्ड क्या बताता है? फॉरेन लैंड पे या फॉरेन कंट्री के अंदर। एब्रोड के अंदर ऑन जो इन है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसके साथ एट, ऑन, इन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें एट, ऑन, इन अपने आप से इम्प्लिसिट है। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। अब देखो कैसे, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, उसके हिसाब से अपने को पता लगेगा। आवर नेबर्स हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे टू अब्रॉड। हमारे पड़ोसी जो हैं जा चुके हैं एक छुट्टियों पे, हॉलीडे पे, और कहाँ गए हैं? विदेश में गए हैं। अब एब्रॉड का मतलब है वो बांग्लादेश भी गए हो सकते हैं, वो
अमेरिका भी गए हो सकते हैं, इंडिया से बाहर है वो, है ना। एब्रॉड का मतलब है आउट ऑफ इंडिया, अपनी डोमेस्टिक कंट्री जो है, होम कंट्री है, उससे बाहर है। अब दिक्कत ये है कि एब्रॉड वर्ड में टू, इन, ऑन, एट सब आ चुका है, ये है एक एडवर्ब। तो इस केस में अगर देखा जाए ना टेक्निकली, तो आप ये जो टू लगा रहे हो गलत लगा रहे हो, आप लिखेंगे ऑन अ हॉलीडे अब्रॉड। आगे बात समझ में। इससे पहले प्रेपोजिशंस को एब्रॉड के लिए नहीं लगाना है, एब्रॉड के लिए कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। वैसे ही दीज प्रोडक्ट्स मे बी इनएक्सपेंसिव इन डोमेस्टिक मार्केट्स बट आर सोल्ड फॉर एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस टू अब्रॉड। कह रहे जी ये प्रोडक्ट्स हो सकता है सस्ते हों डोमेस्टिक मार्केट्स में, लेकिन ये सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं बहुत ही ऊंचे प्राइसेस पे अब्रॉड को, यानी विदेशी कंट्रीज़ को, बाहर की कंट्रीज़ को। तो या बाहर की कंट्रीज़ में बेचे जाते हैं, वहाँ मान लीजिए यहाँ लिखा जाता है इन अब्रॉड, है ना, इन अब्रॉड। तो इन डोमेस्टिक मार्केट्स तो सस्ते हैं, लेकिन अब्रॉड की मार्केट्स में बहुत महंगे बिकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है। अब ये जो इन है ना, ये भी गलत है। एब्रॉड वर्ड अपने आप में ही कंप्लीट है, एडवर्बल जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, प्लेस बता रहा है आपको। इसके आगे इन, ऑन, एट लगा करके इसको अलग से प्रेपोजिशन देने की जरूरत नहीं है। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है किसी प्रेपोजिशन का, ये ध्यान रखना। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा, है ना, एक्सॉर्बिटेंट। जैसे 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, कहीं 200 की भी मिलती हो तो भी समझ में आती है, लेकिन कहीं 1100 की मिल रही हो ना, तो आप बोलेंगे तो एक्सॉर्बिटेंट प्राइस है। भाई 100 रुपये का 200, 300 भी देखा था, 50 भी देखा था, लेकिन ये 1100 वाला प्राइस जो है ना, अपने आप में एक्सॉर्बिटेंट कहलाएगा। ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। चलिए लास्ट वर्ड है, वाइल स्टेइंग एट अब्रॉड शी वर्कड विद सेवरल रिनॉन्ड फाइनेंशियल फर्म्स। एब्रॉड में रहते हुए, विदेश में रहते हुए उसने काम किया कई जानी मानी फाइनेंशियल कंपनीज या फर्म्स के साथ। तो स्टेइंग एट अब्रॉड नहीं, स्टेइंग अब्रॉड। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इन, ऑन, एट कुछ नहीं लगाना है अब्रॉड से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊपर आपने देखा ना, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है कमिटेड टू के बाद में, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार करवाया गया है। इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जिनमें टू के बाद या तो आता है नाउन या आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं, या तो इनके बाद में नाउन आएगा या इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये सारे जो है ना फ्रेजेस, इनको आपको दिमाग में बिठाना है। इनकी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनकी लिस्ट है। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विद अ व्यू टू, व्हेन इट कम्स टू, इसी में आपको कमिटेड टू मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, देखो कमिटेड टू, है ना। तो इन फ्रेजेस में जो टू लगा हुआ है, इसके बाद में या तो नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये मत पूछना सर मैं याद कैसे करूँगा, आपको जब भी ये स्क्रीनशॉट दिखाऊं, इन सभी को एक बार पढ़ लो। आज भी दिखा रहा हूँ, फिर आपको 10 दिन बाद फिर किसी क्लास में दिखाऊंगा, एक बार पढ़ लो। जब तक जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, ये दिमाग में आपके अपने आप ही बैठ जाएंगे। लीड टू, गिवन टू, विद अ व्यू टू, अलूड टू, प्रायर टू, हॉस्टाइल टू, इक्वल टू, अमाउंट टू, है ना। चलो बढ़े आगे। आगे कह रहा है जी, मच ऑफ द 72 मिनट स्पीच वॉज ऑन द डोमेस्टिक एजेंडा, पर्टिकुलरली हिज इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। कह रहा है जो 72 मिनट का स्पीच था ना, इसमें से ज़्यादातर जो था, मच जो था, वो इस चीज़ पे था, वॉस, और ऑन लगा के बता रहा है किस पे, डोमेस्टिक एजेंडा पे, वहाँ के घर का जो एजेंडा है, उनका घर का जो प्लान है उस पे। कह रहा है खास करके उसके आर्थिक आशावाद के ऊपर था, इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म पे था। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें, इकोनॉमी से रिलेटेड। ऑप्टिमिज्म मतलब जिसमें आप होपफुल होते हैं, आपके अंदर, समझ गए ना, आशावाद होता है। तो कह रहे जी सारी जो स्पीच थी ज़्यादातर उसमें घर की बात थी, इकोनॉमी की बात थी, और आशावाद जो बाइडन ने दिखाया। स्पीच की वर्ब है वॉस। कह रहे द स्पीच सॉ सेल्फ एप्रिशिएशन, आइडियाज एंड रिटोरिक डैश ही टुक प्राइड इन हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज, emphasizing the low economic rate and easing inflation, repeated the calls for taxing the super rich and bringing down prices of essential drugs। लंबा सेंटेंस है, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर बाकी देख लेंगे। कह रहे स्पीच ने देखा, जो भी स्पीच जो बाइडन ने दिया था वो उसने इस चीज़ को देखा। और किसको देखा, उसमें देखा गया सेल्फ एप्रिशिएशन को, खुद की प्रशंसा को, आइडियाज़ को, नए विचारों को, और रिटोरिक को, बड़ी बड़ी बातों को। तो इन तीनों चीज़ों को आप स्पीच में देख पाएंगे, या स्पीच ने इन तीनों चीज़ों को देखा। अब ये कैसे देखा इन्होंने, कैसे इन्होंने सब ये तीनों चीज़ें की। सबसे पहले तो इस बंदे ने टेक प्राइड किया। टेक प्राइड करना मतलब गर्व करना किसी चीज़ के ऊपर, समझ गए ना, गुमान करना। तो इन्होंने सबसे पहले तो गुमान करके बताया, गर्व करके बताया अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर। टेक प्राइड इन समथिंग, ये फ्रेज ऐसे ही चलता है, किसी चीज़ के ऊपर गुमान करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई टेक प्राइड इन माई नॉलेज, मुझे अपनी नॉलेज के ऊपर गर्व है ना, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने टेक प्राइड इन किया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में।
और ये सारा काम कैसे किया इन्होंने? एम्फसाइज करते हुए, जोर डालते हुए कम पड़ती हुई बेरोजगारी की दर पे और धीमे बढ़ते हुए ईज होते हुए इन्फ्लेशन पे। तो पहला काम था ये। अच्छा, दूसरा काम कौन सा है? दूसरा काम है जी, इन्होंने रिपीट किया, इन्होंने दोहराया उन कॉल्स को। और किसके लिए थी? जो टैक्स करने के लिए थी, टैक्स लगाने के लिए थी सुपर रिच लोगों पे, जकरबर्ग और वॉरेन बफेट जैसे लोगों पे, और ब्रिंग डाउन करने को जो है प्राइसेस को इसेंशियल ड्रग्स के। तो अमेरिका में चीख पुकारे मस्ती हैं कि वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, इन लोगों पे टैक्स बहुत कम लगता है क्योंकि ये अमीर लोग हैं और ये सारा काम जो है लोन लेकर के अपना काम करते हैं ये, है ना। तो इन्होंने ऐसे हथकंडे अपनाए हैं कि टैक्स देते नहीं है सरकार को, खूब पैसा कमाने के बावजूद। तो ये जो लोगों की चीख पुकारे हैं ना कि इन पे टैक्स लगाओ, उस चीख पुकार को इन्होंने रिपीट किया। इन्होंने बोला जी हाँ, मैं भी मानता हूँ कि कुछ करना पड़ेगा इस मामले में। और दूसरी लोगों की कॉल थी कि एसेंशियल ड्रग्स के प्राइस को कम किया जाए, जरूरी दवाओं के प्राइस को कम किया जाए। तो इस चीज़ को भी इन्होंने रिपीट किया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया जी? तीसरा काम भाई साहब ने किया, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि नॉट टू कट आउट सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर एंड डिक्लेयर्ड दैट डेमोक्रेसीज हैव बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ऑटोक्रेसीज वीकर। तीसरा इनका वादा था कि ये सोशल सिक्योरिटी को कट नहीं करेंगे। सोशल सिक्योरिटी मतलब आम आदमी को मिलने वाली सरकार से पैसे। सोशल सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं सरकार की तरफ से, तो सोशल सिक्योरिटी में जो सुविधाएं मिलती हैं उनको कम नहीं करेंगे। और मेडिकेयर में भी, मेडिकेयर वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस है सभी के लिए, तो इसका इन्होंने वादा किया। और चौथा इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि दुनिया भर में जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रोंगर हो गई हैं अमेरिका में, मतलब जो बाइडेन की पावर में आने के बाद। और जो ऑटोक्रेसीज हैं, जो तानाशाही हैं, वो हो गई हैं वीकर, वो हो गई हैं कमज़ोर। तो ऐसा इन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। तो लंबा सेंटेंस है ये, लेकिन इसमें यही सेल्फ एप्रिशिएशन आइडियाज़ और रिटोरिक उन्होंने पेश किए। 4 चीज़ें उन्होंने पेश की। पहले तो उन्होंने प्राइड किया अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर। दूसरा, इन्होंने लोगों की मांग को रिपीट किया और बोला कि मैं भी आपके साथ हूँ। तीसरा, इन्होंने प्रॉमिस करके बोला कि ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, आपका एक भी रुपया नहीं जाने दूंगा इन दोनों फैसिलिटीज़ के अंदर। और चौथा, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया डेमोक्रेसीज तो अच्छी होती जा रही है और ऑटोक्रेसीज जो है वीक होती जा रही है मेरे जब से मैं बैठा हूँ कुर्सी पे। तो ये पूरा सेंटेंस है। स्पीच की वर्ब है 100, ही की वर्ब है 4। पहली वर्ब है टुक प्राइड, दूसरी रिपीटेड, तीसरी प्रॉमिस, चौथी डिक्लेयर्ड। ऐसे पूरा सेंटेंस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें, बॉल्डर डैश, मैग्नीलोक्वेंस, ग्रैंडीलोक्वेंस, एम्बेलिशमेंट। टेक प्राइड इन, ये फ्रेज ऐसे ही चलेगा, इसमें इन ही लगेगा, ऑन नहीं लगेगा। टेक प्राइड इन समथिंग। डेमोक्रेसीज की वर्ब है हैव बिकम और ऑटोक्रेसीज की वर्ब है हैव बिकम। ऑटोक्रेसीज भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। इसकी वर्ब यहाँ पे लिखी नहीं गई है क्योंकि हैव बिकम यहाँ जो लगी है ना वो यहाँ भी आएगी। ऑटोक्रेसीज हैव बिकम वीकर 2 बार आनी चाहिए, तो एक बार लिख दी, दूसरी बार उसको ओमिट कर दिया। ऐसा ही होता है सेंटेंसेस में। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी, वाइल देयर वॉज नो मेजर पॉलिसी शिफ्ट द 80-year-old प्रेसिडेंट रिपीटेड द फ्रेज फिनिश द जॉब। लंबा सेंटेंस है, इतना छोड़ दो। कह रहे जी, जहाँ वाइल कोई बड़ा पॉलिसी में बदलाव नहीं था, मेजर पॉलिसी शिफ्ट हमें दिखाई नहीं दिया, वहीं हुआ ये कि जो 80 साल का बूढ़ा आदमी है, जो प्रेसिडेंट है, इसने रिपीट किया इस फ्रेज़ को, फिर से दोहराया उसने इस छोटे से स्लोगन को। और ये फ्रेज़ क्या था? फिनिश द जॉब। फिनिश द जॉब का मतलब है काम पूरा करो, जो काम शुरू किया उसको फिनिश करो। अब ये क्यों दोहराया इन्होंने बार बार? कह रहा है जी, इसलिए दोहराया, ये शाना आदमी है, indicating that he needed more time to build on what he has already done। ये सब इंडिकेट करते हुए उसने बोला, ये बार बार इसने अपने दिमाग में एक चीज़ रखी हुई थी, उसी को इंडिकेट कर रहा था, ये दिखा रहा था दैट वो ये कि इनको ज़रूरत थी और वक्त की ताकि ये बिल्ड ऑन कर पाएँ, ताकि ये आगे बढ़ा पाएँ। बिल्ड ऑन करना मतलब जो चीज़ आपने शुरू की है उसके ऊपर और चीज़ें बिल्ड करना, है ना। जो आधार उस बनाया है उस पर इमारत बनाना, ताकि ये आगे जाके इमारत बना पाएँ, आगे चीज़ों को बढ़ा पाएँ, उन चीज़ों को जिन चीज़ों को ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अब डैश लगा के बता रहा है साफ शब्दों में, सीन एज अ पिच फॉर हिज री इलेक्शन कैंपेन। कह रहा है जी, ये चीज़ देखी जा सकती है एक पिच के तौर पे, एक डिमांड के तौर पे, एक मांग के तौर पे, उसके री इलेक्शन के कैंपेन के, उसके फिर से चुनाव में खड़े होकर के जीतने के अभियान के। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से इन्होंने फिनिश द जॉब जो है ना फ्रेज को बार बार यूज करके इन्होंने पब्लिक को ये बोला कि भैया अगले इलेक्शन में भी हमें वोट डालना, हमने कुछ काम शुरू किए हैं, अब फिनिश करना है, अगले 4 साल और चाहिए होंगे हमें। समझ गए सेंटेंस को? चलिए, पॉलिसी शिफ्ट की वर्ब क्या है? वॉस। प्रेसिडेंट साहब की वर्ब क्या है? रिपीटेड। ही किसके लिए आया है? ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के लिए। इनकी वर्ब क्या है? नीडेड। ही यहाँ पे हैज़ डन उसकी वर्ब है, ये भी प्रेसिडेंट के लिए आया है। बिल्ड ऑन करना, किसी चीज़ को बता दिया ना मैंने, आगे से आगे जो है
जैसे आपने छोटी सी एक आधार बनाया, बेस बनाया, नींव रखी, अब उस पर इमारत बनाओगे। आपने कुछ सीखा, अब उसके अंदर प्रोफिशिएंट हो जाओगे। वैसे इन्होंने कुछ पॉलिसी शिफ्ट किए, अब वो पॉलिसीज को और बड़ा बनाएंगे, है ना। तो छोटी सी चीज़ बना के उसके ऊपर आगे से आगे प्रोग्रेस करना, बिल्ड ऑन करना कहलाता है इंग्लिश में। पिच का मतलब होता है डिमांड या टोन। जब भी आप पिच बना रहे होते हो किसी चीज़ की, तो आप उस चीज़ का आधार रख रहे होते हो, लोगों के सामने उसकी टोन रख रहे होते हो, है ना, पिच बना रहे होते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या किया इन्होंने, कह रहा है जी मिस्टर बाइडेन ऑल्सो रिफर टू रशिया एंड चाइना एज की फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। कह रहा है बाइडेन साहब ने साथ ही साथ रिफर कर दिया, इशारा कर दिया रशिया और चाइना की तरफ, और कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही की फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस के तौर पे, विदेश पॉलिसी के चुनौतियों के तौर पे। इन्होंने बोला भी रशिया चाइना मुझसे नहीं संभल रहे हैं, वास्तव में बड़े चैलेंजेस हैं अमेरिका के सामने। फिर डैश लगा के क्या बोला इन्होंने, द यूक्रेन इन्वेजन एज अ टेस्ट फॉर अमेरिका एंड दैट अमेरिका विल एक्ट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री इफ इट्स sovereignty is threatened and in रेफरेंस टू द बलून इंसिडेंट। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन का जो इन्वेजन है रशिया के द्वारा, जो यूक्रेन पे हमला है, वो एक अमेरिका के लिए टेस्ट है, अमेरिका का इम्तिहान है। और फिर उन्होंने ये बोला दैट कि अमेरिका जो है ना वो एक्ट करेगा, वो हरकत में आएगा प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंट्री को, अगर इसकी सोवरेनिटी जो है, इसकी संप्रभुता जो है, इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो थ्रेटेंड होती है, उसके ऊपर कोई थ्रेट आती है। कह रहा है ये चीज़ एक इनडायरेक्ट रेफरेंस थी चाइना के बलून के इंसिडेंट पे। तो ये सारी बातें इन्होंने बोली, है ना। यूएस जो है चाइना और रशिया को अच्छे से देखेगा, अगर इस पर कोई थ्रेट आएगी तो यूएस उसको अच्छे से हैंडल करेगा। ये थ्रेटन यहाँ पे वर्ब है पैसिव वॉइस के अंदर। लेक्चर देख लेना, बाइडन की वर्ब है रिफर्ड, अमेरिका की वर्ब है विल एक्ट, सोवेनिटी की वर्ब है इज थ्रेटेंड, है ना। अब ये रिफर जो है ना, इसके बाद में आप टू देख रहे हैं, तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है। रिफर वर्ब और रेफरेंस नाम का नाउन, दोनों अपने बाद में टू लेंगे। ऐड प्रेपोजिशन कभी कभी लगी मिलेगी आपको, गलत होती है वो, ठीक है। रेफरेंस एट ऐसा नहीं, रेफरेंस टू, रिफर टू, रिफर एट नहीं, रिफर टू। और ध्यान रखना है रिफर के दो सिनोनिम्स भी हैं, एल्यूड और हिंट। एल्यूड और हिंट, एल्यूड के बाद भी टू आता है और हिंट के बाद में आता है एट। तो ये कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि सर कहाँ एट, कहाँ टू, कहाँ, समझ गए ना। रिफर रेफरेंस तो टू लेंगे, एल्यूड और एल्यूजन दोनों टू लेंगे, हिंट जो है नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में एट लेगा। ये फिक्स्ड है, ये ऐसे ही चलता आ रहा है इंग्लिश में। प्रेपोजिशंस के पीछे ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। जैसा अंग्रेजों ने बोलना शुरू कर दिया, अंग्रेजी वैसे ही बन गई, भाषा तो ऐसे ही बनती है ना। चलो अब हिंट मिलेगा तो टू मत लगाए ना कहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी इफ मिस्टर बाइडेन यूज्ड द स्पीच टू डिफेंड हिज लेगेसी एंड ले हिज विजन, इट ऑल्सो लेड बेयर हिज एडमिनिस्ट्रेशंस क्रिटिकल चैलेंजेस। कह रहा है अगर बाइडेन साहब ने इस्तेमाल किया इस पूरी स्पीच को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए अपनी लेगेसी को, लेगेसी मतलब विरासत, जो काम आप करके गए हो जिसके लिए आपको याद रखा जाए। कह रहे अगर अपनी विरासत बनाए रखने के लिए उन्होंने स्पीच को यूज़ किया, और ले करने के लिए किया, सबके सामने रखने के लिए किया अपनी विजन को, अपने नज़रिए को, तो कह रहे वहीं हुआ क्या। कह रहा है स्पीच ने ना ले बेयर कर दिया, इसने निर्वस्त्र रख दिया, इसने एक्सपोज कर दिया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल चैलेंजेस को। तो इन्होंने बड़े अच्छे से यूज़ किया था स्पीच को अपनी अच्छी बातें बताने के लिए, लेकिन स्पीच में से अमेरिका के लिए जो बहुत कड़े चैलेंजेस हैं वो भी सामने आए हैं। बाइडेन की दो वर्ब्स हैं, यूज्ड, नहीं एक ही वर्ब है, बाइडेन की वर्ब है यूज्ड। यूज के बाद में दो इन्फिनेटिव लगे हुए हैं, पहला इन्फिनेटिव है यूज्ड टू डिफेंड, दूसरा इन्फिनेटिव है यूज्ड स्पीच टू ले। आ रही ना बात समझ में। ये जो टू है ना, ये टू यहाँ भी फिक्स्ड है, बस इसको लिखा नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है। तो दोनों इन्फिनेटिव एक्चुअल में जुड़े हुए हैं एंड कंजंक्शन से। इट की वर्ब है लेड बेयर, ले बेयर करना, सबके सामने रखना। इट आया है स्पीच के लिए। चलिए और आगे देखते हैं। कह रहे जी टू बी श्योर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल टू द लोएस्ट लेवल सिंस 1969 टू 3.4% इन जनवरी 2023 एंड इन्फ्लेशन कंटिन्यू टू ईज इन द मंथ। कह रहा है जी टू बी श्योर, ये बात तो पक्की है, हिंदी बोलते हैं ना, ये बात तो पक्की है। कह रहा है जी ये बात तो पक्की है टू बी श्योर कि अमेरिका की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी की जो दर है, वो गिर गई है सबसे कम लेवल पे, सबसे नीचे आ गई है 1969 के बाद से। और ये सबसे निचला लेवल कौन सा है, 3.4% आ गया है जनवरी 2023 में। और इन्फ्लेशन जो है ना वो कंटिन्यूड था, वो जारी था, ईज करना, धीमा पड़ना इस मंथ में भी, जो है दिसंबर के, जनवरी के मंथ में भी। तो ये बात तो पक्की है कि ये दोनों चीज़ें तो हो ही रही हैं, गलत नहीं है। जो बाइडेन ने बोला है बिल्कुल सच है। रेट की वर्ब है फेल, इन्फ्लेशन की वर्ब है कंटिन्यूड।
आगे क्या हुआ, कह रहा है स्टिल मोस्ट अमेरिकन्स 58% एज इन अ रीसेंट सर्वे बर्डन बाय हाई एनर्जी प्राइसेस एंड स्लो ग्रोथ इन वेजेस रिमेन अनहैप्पी विद हिज हैंडलिंग ऑफ द इकॉनमी। कह रहा है फिर भी ज़्यादातर जो अमेरिकन्स हैं, लगभग 58% एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से, तो 100 में से 58 जो अमेरिकन्स हैं जो बर्डनड हैं, जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल के प्राइसेस के, डीजल के प्राइसेस के, एनर्जी प्राइसेस के, और स्लो ग्रोथ के नीचे दबे हुए हैं जो उनकी वेजेस में हो रही है, उनकी तनख्वाहों में इजाफा जो बहुत कम हो रहा है। कह रहा है ये जो अमेरिकन्स हैं ना इतने सारे, कह रहा है ये बने हुए हैं आज भी नाराज, अनहैप्पी इसकी हैंडलिंग को लेकर के, इसके हैंडल करने को लेकर के, पूरी इकॉनमी को, अर्थव्यवस्था को। तो भले ही चीज़ें अब अच्छी हो रही हैं, लेकिन 2 सालों में लोग इससे पक गए हैं, जो बाइडन से बहुत नाराज हैं जिस तरीके से इकॉनमी वो चला रहे हैं। अमेरिकन्स की वो है रिमेन। कह रहा है जी द प्रेसिडेंट मे हैव प्लान्स फॉर री इलेक्शन बट ओनली 37% डेमोक्रेट्स बैक हिम। कह रहा है जी प्रेसिडेंट के हो सकते हैं खुद के प्लान्स हों री इलेक्शन के, जो बाइडन चाहते हो कि और 4 साल जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट होकर के जो है मैं बिताऊं। कह रहा है लेकिन सिर्फ 37% डेमोक्रेट्स जो हैं वो इनको बैक करते हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। देख लिया, तो 63% जो है डेमोक्रेट्स, यानी कि इन्हीं की पार्टी के लोग चाहते हैं कि ये फिर से पावर में ना आए, तो इन्हीं की पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती, कहने का मतलब ये। चलिए, प्रेसिडेंट की वो है मे हैव, डेमोक्रेट्स की वो है बैक। और क्या हुआ, कह रहे जी मिस्टर बाइडन विल ऑल्सो फेस ग्रोइंग रेजिस्टेंस टू हिज पॉलिसीज फ्रॉम कांग्रेस इन अ रिपब्लिकन कंट्रोल्ड हाउस। कह रहे इनके पास सामने एक और चुनौती है, इनकी पार्टी तो इनको सब सपोर्ट करती नहीं है, इनकी पार्टी के लोग तो चाहते ही हैं कि फिर से रीइलेक्ट ना हो। साथ ही साथ जो है ये बाइडन साहब फेस करने वाले हैं बढ़ते हुए प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को, ऑपोजिशन को। और किसके सामने, उनकी पॉलिसीज़ के सामने, एक ऐसी कांग्रेस से, एक ऐसी पार्लियामेंट से जो कि रिपब्लिकन कंट्रोल्ड है, जिसमें ट्रंप की पार्टी के लोग कंट्रोल में बैठे हैं। तो वहाँ पे सिस्टम ऐसा होता है कि एक पार्टी भले ही प्रेसिडेंट बना के बैठी हो, लेकिन दूसरी पार्टी जो है पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी रख सकती है। इस तरह का सिस्टम वहाँ होता होगा उनकी जो है पॉलिटी में। तो वहाँ के हाउस जो है, कांग्रेस जो है, पार्लियामेंट जो है, वहाँ पे ट्रंप की पार्टी बैठी है पावर के अंदर, वहाँ पे ये अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सही तरीके से रख नहीं पाएंगे। बाइडन की वो विल फेस रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, फाइट, ऑपोजिशन। कह रहे ऑन फॉरेन पॉलिसी द यूएस हैज सो फार stood resolutely behind Ukraine, but as the war grinds on, there are rising questions about a possible end game. कह रहे अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अमेरिका जो है अभी तक खड़ा रहा है। अमेरिका, द यूएस हैज स्टूड सो फार, अभी तक वो खड़ा रहा है मजबूती के साथ में, रेजोल्यूटली यूक्रेन के पीछे, बिहाइंड यूक्रेन। बड़े अच्छे से अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है। कह रहे लेकिन जैसे जैसे ये वॉर जो है आगे घिसटती जाती है, ग्राइंड ऑन करती है। ग्राइंड मैंने बताया था ना आपको, नाउन फॉर्म में, ऐसा काम जो बड़ा मुश्किल हो, बस चलता जाए, वो आप किए जा रहे हो। ग्राइंड ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ का आगे से आगे घिसटता जाना। कह रहे जैसे जैसे वॉर की चक्की चलती जाती है, ग्राइंड ऑन करती है वॉर, क्वेश्चंस भी राइज हो रहे हैं, सवाल भी उठ रहे हैं पॉसिबल एंड गेम को लेकर के, कि एंड गेम क्या होगा, यूक्रेन को कैसे रशिया से बाहर निकाला जाएगा, क्या निकाल पाएंगे भी या निकाल पाएंगे, है ना। तो ये फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी अमेरिका के सामने एक चैलेंज है कि यूक्रेन को कब तक हथियार और पैसा दिया जाए। यूएस की वर्ब है हैज स्टूड, वॉर की वर्ब है ग्राइंड्स ऑन, क्वेश्चंस की वर्ब है आर। रेजोल्यूटली मतलब मजबूती के साथ में, है ना, रेजोल्यूशन के साथ में, पक्के इरादे के साथ में। कह रहे जी अ बिगर चैलेंज फॉर मिस्टर बाइडन इज हाउ टू हैंडल टाइज विद चाइना at a time when the two superpowers compete for global influence। कह रहे जी इससे भी बड़ा चैलेंज बाइडन साहब के लिए अब ये है कि कैसे हैंडल किया जाए रिश्तों को चाइना के साथ में, ऐसे एक वक्त पे एट अ टाइम जब दोनों सुपर पावर्स कंपीट कर रही हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए, प्रभाव के लिए। दोनों पावर्स चाहती हैं कि हम वर्ल्ड पावर कहलाएं दुनिया में। ऐसे वक्त पे चाइना से रिश्ते कैसे बनाए जाए। चैलेंज की वर्ब है इज, सुपर पावर्स की वर्ब है कंपीट। ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक और वर्ड है इंग्लिश में, वन वर्ड, इसको बोलते हैं हेजेमनी। ठीक है, हेजेमनी लिख दिया मैंने यहाँ पे, बहुत बार ये वर्ड हो भी चुका है। अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लुएंस जो है वो आपका कहलाता है हेजेमनी। कह रहे द बलून इंसिडेंट सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बलून का जो इंसिडेंट है, गुब्बारे को फोड़ने वाला, ये सजेस्ट करता है कि ये काम ईजी नहीं है चाइना से कंपीट करना। चाइना बहुत तेजी से आगे एग्रेसिवली बढ़ रहा है। इंसिडेंट की वर्ब है सजेस्ट, इट की वर्ब है इज। कह रहे जी हाफ ऑफ मिस्टर बाइडेंस फर्स्ट टर्म इज ओवर।
उनकी आधी टर्म जो है, पहली टर्म का जो आधा है वो ओवर हो चुका है, 4 में से 2 साल उनके निकल चुके हैं। कह रहा है एंड एज द इलेक्शन सीजन इज हीटिंग अप, टाइम इज रनिंग शॉर्ट एंड हिज टास्क इज कट आउट। कह रहा है और जैसे जैसे इलेक्शन जो है हीट अप कर रहा है, इलेक्शन की जो है अंगीठी तेज हो रही है, इलेक्शन की लपटें तेज हो रही हैं। हीट अप करना समझ गए ना, किसी चीज़ का वार्म अप होना। इलेक्शन रेडी हो रहे हैं, टाइम जो है रन शॉर्ट हो रहा है, टाइम निकलता जा रहा है और उनका टास्क जो है वो कट आउट हो चुका है। अब ये टास्क कट आउट एक इडियम है, इसका मतलब होता है आपके सामने बड़ी चुनौतियों का खड़ा हुआ होना। तो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, टाइम कम हो रहा है और उनकी चुनौतियां जो है बढ़ती जा रही हैं, टास्क कट आउट हो रहा है। ये इडियम करवा चुका हूँ आपको बहुत बार, है ना। अब क्या चुनौती है वो बता देगा यहाँ। ही हैज़ टू एक्ट मोर डिसाइसिवली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट इफ ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ फेयर ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटिशन एंड अपॉर्चुनिटीज, वर्क टुवर्ड्स एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन विदाउट compromising on America's standing in Europe, and put in place stronger guardrails in US-China relations to check and escalations in tensions and deterioration in ties। तो बस वही बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सारे काम इनको करने हैं। भाई पहला काम तो ही हैज़ टू ये करना है, उसको मजबूरी उसकी ये है कि एक्ट करना पड़ेगा, हरकत में आना पड़ेगा और डिसाइसिवली और निर्णायक तौर पे, और कहाँ पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे बड़ी नीतियाँ बनानी पड़ेगी जिसका कुछ बड़ा कॉन्सिक्वेंस निकले। डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा आर्थिक मोर्चे पे। और क्यों लेना पड़ेगा? अगर ये चाहते हैं कि ये बिल्ड करें एक बहुत ही अच्छे ऑर्डर ऑफ कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज़ को, एक बहुत ही अच्छे सिस्टम को, फेयर ऑर्डर को जो कंपटीशन और मौक़ों का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है। तो पहला काम तो इनको ये करना है। दूसरा काम इनको करना है जी, वर्क टुवर्ड्स करना है, इस तरफ काम करना है। वो काम है एंड करना वॉर को यूक्रेन में बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। और किस चीज़ पे? अमेरिका की स्टैंडिंग के यूरोप के अंदर। तो अमेरिका को जो है नीचा दिखाए बिना, अमेरिका अपने आप को बिना गिराए यूरोप की नज़रों में यूक्रेन वॉर को ख़त्म करवाना है। तीसरा काम इनको ये करना है कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर गार्ड रेल्स लगानी है। गार्ड रेल्स का मतलब होता है ऐसी रेलिंग, ऐसी फेंसिंग जो आपको गार्ड करे, जो प्रोटेक्ट करे। तो इनको पुट इन प्लेस करनी है, अपनी जगह पर रखनी है बहुत ही स्ट्रॉन्गर गार्ड रेल्स। और कहाँ पे? US चाइना के रिलेशंस में। चाइना ऐसे नहीं है बार बार गुब्बारे भेज दे, अमेरिका का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट करे, ऐसा काम इनको नहीं होने देना बार बार। और ये काम इसीलिए करना है इनको ताकि ये चेक कर सकें, ताकि ये कंट्रोल कर सकें एक एस्केलेशन को, टेंशंस में बढ़ावे को, और ये ताकि कंट्रोल कर सकें डिटेरियोरेशन को, बद से बदतरी को इनके रिश्तों में, टाइज में। डिटेरियोरेशन मतलब चीज़ों में वर्सनिंग। तो ये दोनों चीज़ें भी इनको कंट्रोल करनी है कि और ज़्यादा रिश्ते खराब ना हो। समझ गए? मेरे ख्याल लंबा सेंटेंस है लेकिन पीस बाय पीस आपने इसको ब्रेक कर लिया है। इलेक्शन सीजन की वर्ब है इज़ हीटिंग अप। हीट अप करना मतलब रेडी होना, तैयार होना, वार्म अप करना। टाइम की वर्ब है इज़ रनिंग। रन शॉर्ट का मतलब है कम पड़ना, है ना। रनिंग शॉर्ट मतलब कम होते जाना। टास्क की वर्ब है इज़ टास्क कट आउट। टास्क कट आउट इंग्लिश में एक इडियम है, इसका मतलब होता है बड़ी समस्याओं का, बड़ी चुनौतियों का सामने होना। व्हेन यू हैव योर टास्क कट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां अब खड़ी हैं, है ना। टास्क कट आउट से एक और इडियम बनती है टू बी कट आउट फॉर समथिंग। टू बी कट आउट फॉर समथिंग। अब मैं तो करवा ही दूंगा लेकिन आपको भी याद होना चाहिए ना, अपने नोट्स में से निकालो। टू बी कट आउट फॉर समथिंग का क्या मीनिंग होता है? ये टास्क कट आउट से कनेक्टेड होकर के दोनों को आपको याद करवाया। ही की वर्ब है हैज़ टू हैव टू बताते हैं आपकी मजबूरी को। डिसाइसिवली मतलब फेटफुल मैनर में, निर्णायक तौर पे, है ना, कंक्लूसिवली। ही की वर्ब है वॉन्ट्स। पुट इन प्लेस करना मतलब इस्टेब्लिश करना किसी चीज़ को। गार्ड रेल्स आपको बता दिया मैंने, प्रोटेक्टिव बाउंड्री। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे, आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है जी कॉम्प्रिहेंशन में, इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है, नॉट नहीं है, एक वो चैलेंज जो फेस किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। तो नहीं वाला बताना है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ भाई चैलेंज नहीं है? लंबी चलती हुई वॉर चैलेंज नहीं है यूक्रेन में, या लैक ऑफ सपोर्ट मिल रहा है इनको डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो चैलेंज नहीं है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है अमेरिका में, ये कोई चैलेंज नहीं है इनके सामने, या फिर टाइज जो हैं, रिश्ते जो हैं डिटेरियोरेट और अनस्टेबल हो रहे हैं चाइना के साथ में, ये कोई चैलेंज नहीं है। तो क्या चैलेंज नहीं है ये आपको बताना है फर्स्ट में। मेरे ख्याल से बता ही दोगे, ढंग से आर्टिकल पढ़ा है तो। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। सेकंड में पूछा आपसे, इनमें से कौन से वो मेजर्स हैं जो सजेस्टेड हैं, वो कदम है जो सुझाव दिए गए हैं मिस्टर बाइडेन को कि वो अपने सेकंड हाफ में उन कदमों को उठाएं। भाई पहला कदम ये है कि चाइना से लोहा मोल ले, चाइना की ग्लोबल हेजेमनी के सामने रेजिस्टेंस को रखें। दूसरा, ये रिजॉल्व इशू करें यूएस की इकॉनमी में।
तीसरा, ये वर्क टुवर्ड्स करें यूक्रेन क्राइसिस को एंड करने की तरफ। या फिर चौथा ए और बी, या फिर पांचवा बी और सी, या फिर छठवां सभी तीनों के तीनों। तो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इनको करने की ज़रूरत है? खुद से कोशिश करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, फिर मैच कर लेना वहाँ से। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरे चौथे में दो एरर्स हैं। एरर्स कहाँ मिलेंगी, मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ। एक तो मिलेगी इस रेफरेंस वर्ड के आसपास, और दूसरी आपको मिलेंगी इस अब्रोड वर्ड की वजह से। तो एरर्स को निकाल लो, सही कर लो। पांचवें के अंदर सेंटेंस को इंप्रूव करना है, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। सही है तो ठीक है, पढ़ा रहने दो, नो इम्प्रूवमेंट। और अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है तो इसको इम्प्रूव करके दिखाओ। छवें में वन वर्ड पूछा आपसे, ऐसी चीज़ जो बहुत फ्लुएंट हो और एक्सप्रेसिव हो अपने नेचर में, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी करवाया मैंने। सातवें में बॉल्डरडेस का सिनोनिम आपसे पूछा है, रिटोरिक होता है, डिसाइसिव होता है, ग्राइंड होता है, या इनंसिएट होता है। तो चारों में से सही वर्ड को आपको चूज करना है। बहुत ही सिंपल सा क्विज है, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, जाके चेक कर लेना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।